Assalamualaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medico. Today we are going to discuss about second part of our video related to brachial plexus and important upper extremity innervations and their clinical aspects. तो पहली वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस की एनाटमी उसका फंक्शन वगैरह तो रिलेटेड मोटी मोटी एनाटमी मैंने बता दी थी। और ये जो डायग्राम है ये खुद की बनाई हुई डायग्राम है और बहुत इजी वे में डायग्राम नहीं है। अगर आपको वीडियो में ये समझ नहीं था आया तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके मैंने पहले भी कहा था कि उसका एसएस ले लें और उसको गैलरी में सेव कर ले और ख़ुद इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें। ब्रेकियल प्लेक्सस की जितनी अच्छी डायग्राम आपसे बनेगी जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे ट्राई अगेन अंटिल सक्सेस टिल सक्सेस, तो जितनी मरतबा आप बनाएंगे डायग्राम को उतनी जल्दी ही आपको ज़हन-नशीन होगी ब्रेकियल प्लेक्सस। इस तरह से आपका ये होगा कि आपको अच्छे से रूट्स की वैल्यू भी याद हो जाएगी और जो ब्रांचेस निकल रही हैं या रूट्स निकल रही हैं डिफरेंट जगह से वो भी याद हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का वो है ब्रेकियल प्लेक्सस लेसन। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर मैंने यूजनिस्ट 1 की बुक से उठाई हुई है। तो वहाँ पर जो 9 इंपॉर्टेंट लेसन दिखे हैं वो 9 ये हैं। ये सिर्फ 9 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। इनमें से भी हमने अभी छानाबीन करनी है और इनमें से भी आगे कोई 4-5 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूएस लिस्ट 1 में दी गए हैं। तो जो पहली वन है वो है एप्स पैरालिसिस, जिसको हम वेटर टिप भी कहते हैं। वो है अपर लिम अपर ट्रंक की जो पालसी होती है वो एप्स पैरालिसिस कहते हैं। और सेकंड पे आप देख सकते हो क्लम्पकेस पैल्सी है जिसको हम क्ला हैंड कहते हैं, वो लोअर ट्रंक की पालसी है। उसके बाद रिस्ट ड्रॉप होता है जो कि रेडियल नर्व की डैमेज के होने की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड उन्होंने कहा है हाँ, लेकिन एमसीक्यू अगर आ जाए रिस्ट ड्रॉप के बारे में तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में कॉर्ड्स के बारे में पूछा हुआ है तो आपने पोस्टीरियर कॉर्ड ही लगाना है। और अगर रूट वैल्यूज़ या फिर नर्व के बारे में पूछा गया तो आपने रेडियल नर्व या रूट्स की जो वैल्यू रेडियल नर्व की जो वैल्यू वो लगानी है, ठीक है, उसको मार्क करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाओ तो विंग स्कैपुला है। विंग स्कैपुला लॉन्ग थोरेसिक नर्व की डैमेज होने की वजह से होता है। और 5 नंबर पे है डेल्टॉइड पैरालिसिस जिसको हम डेल्टॉइड एट्रोफी भी कहते हैं। तो 5 नंबर पे एक्सिलरी नर्व डैमेज होने की वजह से जो डेल्टॉइड पैरालिसिस होता है। उसके बाद सैचुरेटेड नाइट पैल्सी है, वो अगेन रिस्टोर रेडियल नर्व डैमेज की वजह से होता है। 7 पे आ जाओ डिफिकल्टी फ्लेक्सिंग एल्बो वेरिएबल सेंसरी लॉस। अब जो सेंसरी लॉस है फोर आर्म का जो एंटीरियर लेटरल साइड पे जब अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कोई क्लिनिकल एस्पेक्ट आ जाए जिसमें यह बताया गया हो कि एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म पे सेंसरी लॉस है तो आपने उसी वक्त समझाना है कि यह मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होने की वजह से है। उसके बाद 8 पे आ जाओ तो डिक्रीज थंब फंक्शन। अब थंब के जो मसल हैं हम उसको थिनार मसल्स कहते हैं। तो उन मसल को जो नर्व इनर्वेट कर रही होती है वो मीडियन नर्व इनर्वेट कर रही होती है। अगर मीडियन नर्व डैमेज होगी तो थिनार एमिनेंस होगी। और थिनार एमिनेंस कब होगी? जब कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम कब होता है? जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। मीडियन नर्व कंप्रेस कैसे होती है? या तो डिस्टल या प्रोक्सिमल लेशन होता है या तो वो कंप्रेस हो जाती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, ठीक है। उसके बाद 9 पे आ जाओ तो इंट्राजिंग मसल ऑफ दी हैंड क्ला हैंड। क्ला हैंड कैसे? क्ला हैंड जो होता है वो अल्नार नर्व की वजह से होता है। अल्नार क्ला हैंड भी हम इसे कहते हैं जो कि अल्नार नर्व की डैमेज होने की वजह से होता है। इंट्राजिंग मसल और एक्सट्राजिंग मसल में आपको एक डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए कि इंट्राजिंग कौन से होते हैं और एक्सट्राजिंग कौन से होते हैं। जो इंट्राजिंग मसल्स होते हैं वो होते हैं विद इन द एरिया उन्हीं का ओरिजिन हो रहा होता है और इंसर्शन भी उधर हो रहा होता है। जो एक्सट्राजिंग है एक्सट्राजिंग एग्जिट से निकला है, इसका मतलब कि उसका ओरिजिन विद इन द एरिया नहीं है, ओरिजिन उसका एरिया से बाहर है और लेकिन इंसर्शन उसका एरिया में है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेसन है कंडीशन उसकी में पढ़ेंगे हम। इंजरी पढ़ेंगे, कास्ट मसल डिफेक्ट और फंक्शन डेफिसिट पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्लिनिकल इमेज। जो सबसे पहले एप्स पैरालिसिस है जिसको हम वेटर टिप भी कहते हैं। इसकी जो इंजरी है वो ट्रैक्शन ऑफ टीयर ऑफ अपर ट्रंक। जो काज है ये इन्फेंट ज़्यादातर बेबीज़ में होती है ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी। क्या होता है कि नेक की जब डिलीवरी हो रही है तो नेक के दरमियान जो एंगल है एंगल ऑफ सेक्शन है एक्सटेंशन वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस टेयर हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो मसल डिफेक्ट होता है वो डेल्टॉइड होता है, सुपरस माइनेटस होता है, इन्फ्रस माइनेटस होता है जिस तरह हमें पता है कि सुपरस माइनेटस इन्फ्रस माइनेटस जो है वो आर्म को एबडक्ट करने में हेल्प करते हैं। सुपरस माइनेटस है और बाइसेप ब्रेकिया ही है। तो आप फंक्शन डेफिसिट देख सकते हैं। एबडक्शन आर्म हैंग बाय साइड, लेटरल रोटेशन आर्म मीडियली रोटेटेड, फ्लेक्शन सुपिनेशन आर्म एक्सटेंड एंड प्रोनेटेड। ये जो है फ्लेक्शन सुपिनेशन आर्म एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड ये बाइसेप ब्रेकिया के फंक्शन है। तो आप क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो। जबकि मैंने गूगल से इमेज ढूंढने की कोशिश की थी अच्छी से मुझे मिल जाए किसी अडल्ट की, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो बेबीज़ की मिली थी क्योंकि ज़्यादातर जो पालसी होती है वो बेबीज़ में ही आती है। अडल्ट में ये ट्रोमा या किसी एक्सीडेंट की वजह से
पालसी हो सकती है, या अगर इंसान अगर कोई छत से गिरता है तो उसकी जो गर्दन में जो अगर वो मुंह के बल गिरता है तो उसकी गर्दन और शोल्डर में जब एक्सटेंशन क्रिएट हो जाए तो तब ये ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो सकती है, जिसको हम ट्रॉमा भी कहते हैं। उसके बाद क्लम्पस पैरालिसिस आ जाओ तो ये ट्रैक्शन ऑफ टीयर ऑफ लोअर ट्रंक है, CA-T1 इसकी वैल्यू है। रूट वैल्यू आपने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि एग्जामिनर है ये जो प्रोफेसर जिसने भी पेपर बनाना है हमारा, वो कोई आम सा बंदा तो बैठे नहीं, वो जारी बात है वो MBBS के बाद PG की डिग्री लेकर बैठा हुआ है जिसने हमारा पेपर बनाना है। तो C8 और T1 जो है इसकी रूट वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, खासतौर पर ब्रेकियल प्लेक्सस की और लंबार सक्राल प्लेक्सस जो कि लोअर लिम्ब की प्लेक्सस हैं, इनकी आपने रूट वैल्यू लाजमी याद रखनी है। बाकी न्यूरोएनाटमी में जब आप आओगे तो तब की तब देखी जाएगी। इसकी जो काज है वो इन्फेंट्स अपवर्ड फोर्स ऑन आर्म ड्यूरिंग डिलीवरी। अब इसमें ये होता है कि एक्सटेंशन क्रिएट होती है नेक और शोल्डर के दरमियान, तब जाकर ये इंजरी है तब काज होती है क्लम्पस पैरालिसिस। तो ये लोअर ट्रंक की इंजरी है। इसमें क्या होता है, इंट्राजिंग मसल ऑफ द हैंड है जो लम्ब्रेकल्स है वो काम करना छोड़ जाते हैं। एंट्रोशिया मसल, थिनार, हाइपोथिनार और कला हैंड की कंडीशन होती है, अल्नार कला हैंड, लम्ब्रेकल्स नॉर्मली फ्लेक्सस मेटाकार्पोफ्लेंजल ज्वाइंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हैं, मेटाकार्पोफ्लेंजल ज्वाइंट की जो जगह है वो एक्सटेंड हुई हुई है, लेकिन इनका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि ये फ्लेक्स करते हैं, और जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल ज्वाइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल ज्वाइंट है वो एक्सटेंड होते हैं नॉर्मली। लेकिन आप इस वीडियो में देख रहे हो कि आपकी उंगलियां ऐसे जैसे मरी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, जिस तरह कोई पौधा मुरझा कर लटक सा नहीं जाता उस तरह आपकी उंगलियां हुई हैं, तो ये एक्सटेंड होती हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर ये फ्लेक्स हुई हुई है। उसके बाद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, कंप्रेशन ऑफ द लोअर ट्रंक एंड सबक्लेवियन। अब इसमें लोअर ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सस की भी आ गई है और सबक्लेवियन आर्टरी भी कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से इस सिंड्रोम में हमें इस्कीमिया भी देखने को मिलेगा। सर्वाइकल इसकी जो इंजरी है, सर्वाइकल रिप एरोज इन सेम एज इसकी जो मसल डेफिसिट है वो सेम एज क्लम्पस पैरालिसिस है। एट्रोफी ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, एट्रोफी ऑफ, जारी बात है एट्रोफी क्यों हो गई इंट्रिंसिक हैंड मसल की, इस्कीमिया हो गया मसल में, इस्कीमिया हो गया तो इस्कीमिया की वजह से उनको ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल रहा इंट्रांसिक मसल को, और अगर ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी मसल्स को, फिर इस तरह भी एट्रोफी ऑफ द इंट्रांसिक मसल हैंड हो जाता है। एंड एडिमा ड्यू टू एवेस्कुलर कंप्रेशन। उसके बाद आज विंग्ड स्कैपुला, ये जो इसकी जो इंजरी है वो होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, रूट है C5 to C7, इसको हम आल्सो कर विंग्स ऑफ हेवन भी कहते हैं। विंगिंग स्कैपुला भी हम इसको कह लें, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है विंग स्कैपुला, तो जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इसमें, ये होता है, ये जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वो बाहर की तरफ निकल आता है, वाजे हो जाता है स्कैपुला। तो इसकी जो काजिज है वो एक्सिलरी नोट डिसेक्शन आफ्टर मेसेक्टमी एंड स्टाइवॉन्ड्स। तो ये ड्यूरिंग सर्जरी ही ज़्यादातर इस तरह के विंग स्कैपुला के केसेस हमें देखने को मिलने हैं। मैंने जितने भी यहाँ तक इसके मैंने स्टडी की थी इसके बारे में, तो मुझे इस तरह का कोई सीन नहीं नज़र आया कि कोई बंदा ट्रोमा की वजह से या कुछ और की वजह से उसका विंग स्कैपुला हो गया हो। तो ये ज़्यादातर डिसेक्शन और सर्जरीज के दौरान में होता है। तो मसल जो डिफेक्ट होता है इसमें वो है सेरेटस इंटीरियर। उसके बाद जो फंक्शन लॉस होता है उसमें ये है कि इनएबिलिटी टू एंकर स्कैपुला टू थोरेसिक केज कैन नॉट एबडक्ट आर्म अबव हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जैसा कि हमने पता है कि सेरेटस इंटीरियर एक आल्सो रोटेटर का मसल भी है, तो रोटेटर का मसल जो है वो आर्म की एबडक्शन में हेल्प करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक तो आर्म जाएगी, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमें पता है सेरेटस इंटीरियर जो अबव द 90 डिग्री हेल्प करता है आर्म को एबडक्ट करने में। ठीक है, जब ये सेरेटस इंटीरियर ही डैमेज हो जाएगा तो आपकी आर्म स्टिल हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाएगी जो कि 90 डिग्री मत है, उसके अबव आपकी आर्म नहीं जा पाएगी। तो ये था विंग स्कैपुला। उसके बाद जो रिस्ट रीजन पे, रिस्ट रीजन में जो बोन्स हैं वो है स्क्विफोर्ड, ल्यूनेट, क्यूटेरियम, पेसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपोजेट, कैपिटेट, हैमेट। इसका न्यूमोनिक मैंने उठाया हुआ है BD84 है, जैसा कि आप देख सकते हो, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैचर। बाकी अपनी अपनी बुक्स के अपने अपने न्यूमोनिक्स हैं, तो आपको जो ईजी लगता है आप खुद से भी बना सकते हो, आपको जो ईजी लगता है वो आप कॉपी कर सकते हो। तो जो स्क्विफोर्ड है वो पाल्पेबल इन एनाटोमिकल, अगर आप अपना हाथ पूरा एक्सटेंड करेंगे ना, अभी मैं इतने मेरे पास वीडियो रिसोर्स नहीं है कि मैं आपको ड्रा करके बता सकूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऐसा सिस्टम अपग्रेड करूंगा अपना कि मैं आपको ड्रा करके प्रॉपरली बता सकूं। तो जो उसके अपना अगर आप हाथ एक्सटेंड करें तो आपके बिल्कुल थंब के नीचे जो आपको दो टेंडन नज़र आएंगे, दो टेंडन, उनके दरमियान जो एक नोच सी नज़र आएगी ना, आपको स्पेस ही नज़र आएगी, डीप स्पेस,
वो है एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। और अगर आप उसको डीपली अपने किसी दूसरे फिंगर के साथ अगर उसको फील करेंगे तो आपको स्केफोइड फील होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन स्कैफोइड है, टिपिकली ड्यू टू फॉल ऑन ऑस्ट्रेलियन, जिसको हम फूश भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोक्सिमल स्कैफोइड फ्रैक्चर इंक्लूड एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अगर प्रोक्सिमल स्कैफोइड फ्रैक्चर हुआ तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगी, जो वेसल्स वगैरह हैं वो डैमेज होगी, और नॉन यूनियन ड्यू टू रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, और फिर क्या होगा, एट्रोफी ऑफ द बोन हो जाएगा, ठीक है। अक्यूलेट फ्रैक्चर नॉट ऑलवेज सीन ऑन इनिशियल एक्सरे डिसलोकेशन। अब जो दूसरी बात है वो डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट में इम्पेंज मीडियन नर्व एंड काज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट में काज कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व एंड दैट काज कार्पल टनल सिंड्रोम। अब आ जाओ हैंड मसल में। हैंड मसल में जो यार थिनार, जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मसल है वो थिनार मसल है। थिनार मसल आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कार्पल टनल की वजह से इंपॉर्टेंट है। कार्पल टनल सिंड्रोम जब होता है तो थिनार मसल जो होते हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, जिसको हम आल्सो वही कहते हैं कि थिनार एमिनेंस हो गई है। तो थिनार एमिनेंस, ये जो मसल हैं, थिनार जो मसल्स हैं वो हैं ओपनर्स पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इनका फंक्शन क्या है। ओपनर्स पॉलिसिस मतलब इसको ऑपोजिशन करता है, अबडक्टर एबडक्शन करता है थंब की, फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन करता है थंब की। सुपरफिशियल हेड एंड बाय अल्नार नर्व, ठीक है। उसके बाद जो हाइपोथिनार जो कि हमारी जो पिंकी फिंगर है उसके मसल्स हैं। ओपोनेंस, ये भी सारे वही फंक्शन है। ओपोन डिजिट मिनिमम है, अबडक्टर डिजिट मिनिमम, फ्लेक्सर डिजिट मिनिमम है, ठीक है। अब डोर्सल इंट्रोशिया जो होते हैं उनको अल्नार नर्व इनर्वेट करती है। एबडक्ट द फिंगर्स, पल्मार इंट्रोशिया उनको भी अल्नार ही इनर्वेट करती है, वो करते हैं एडक्ट्स द फिंगर्स। लम्बरैकल हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनको मीडियन नर्व करती है, और जो थर्ड एंड फोर्थ हैं वो अल्नार हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये फ्लेक्स करते हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पर नॉर्मली, और एक्सटेंड कहाँ पे करते हैं, प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। बोथ ग्रुप्स परफॉर्म द सेम फंक्शन, अपोज, एबडक्ट एंड फ्लेक्स, जिसको हम एज ए निमोनिक ऑफ याद रख सकते हैं। जो डैब है वो डोर्सल के लिए है, डोर्सल मसल्स के लिए, जिसको हम डोर्सल एबडक्ट करते हैं, और पैड पामर्स के लिए जिसका निमोनिक है पैड पामर एडक्ट्स। ओके, अब डिस्टोर्शन ऑफ द हैंड क्या है। As a balance exists between the extending flexor and extensor of the hand as well as the intruding muscle of the hand. Particularly the lumbricals muscle flexion of metacarpophalangeal joint, extension at distal interphalangeal joint and proximal interphalangeal joint. Clank seen best with distillation of median or ulnar, remaining extending flexor of digits aggregate the loss of the lumbricals finger, extend at metacarpophalangeal joint, flex at distal interphalangeal joint, proximal interphalangeal joint. Deficits less pronounced in proximal lesions. Deficit present during voluntary flexion of the digits. अब वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो मीडियन और अल्नार नर्व की जो प्रोक्सिमल, इसमें ये बताना जा रहा है जो मीडियन और अल्नार नर्व की जो प्रोक्सिमल लेशन होते हैं उसमें आपको इतना रिस्क, उसमें आपको क्या कहते हैं, ये जो मेटाकार्पोफ्लेनियल ज्वाइंट में जो फ्लेक्स और जो एक्सटेंड हो रहा है प्रोक्सिमल इंटरफ्लेनियल ज्वाइंट, ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डिस्टल लेसन में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मीडियन नर्व जब डैमेज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो वो उसका डिस्टल है, डिस्टल लेसन है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो डैमेज होगी तो आपको ये मसल वगैरह, ये फंक्शन वगैरह लॉस होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही अल्नार नर्व उस जगह से गुजरी होती है, वहाँ पर अगर डिस्टल डैमेज हुआ है, डिस्टल लेसन हुआ है अल्नार नर्व का, तो वहाँ पर ये फंक्शन लॉस होंगे। जबकि प्रोक्सिमल एंड पर अगर कोई नर्व डैमेज हुई है अल्नार या मीडियन नर्व, तो आपको ये फंक्शन नॉर्मली होते हुए नज़र आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो में, इतना ही था। होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम, अब 2-3 दिन की ब्रेक लूँगा मैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा लोअर लिम्ब, और वो भी इंशाल्लाह विद इन द 3 to 4 डेज़ में वो भी कंप्लीट करने के बाद हम अपने नए ट्रैक की तरफ रवाना होंगे। मे बी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो या मे बी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो देख लेंगे वो कौन सा करना है पहले इंशाल्लाह। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि 1.5 या 2, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह और कम से कम 1 माह में मैं ये जितना भी मैंने अपनी वीडियो में एक सिलेबस, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें जो सिलेबस बताया था मैं, वो सारा मैं कवर कर लूँ। और इंशाल्लाह हम MCQs भी करेंगे।
अब इसके एमसीक्यूज़ तो मैं लेना भूल गया था, बुक से उठाना भूल गया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो भी जिससे भी सिस्टम से रिलेटेड होगी तो उसमें मैं इसके एमसीक्यूज़ डाल दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का सिर्फ अब तक जो मैं नॉलेज खुद गेन करता हूँ वो आप तक पहुँचाना है। इसके बरक्स मेरा कोई और एम नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो नॉलेज आप ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, वो आपके आगे काम आए, उससे आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। अगर इस टॉपिक से जो मैंने आपको कवर करवाया, अगर आपने ये वीडियो मेरी देखी है, आपके जहन में कोई बात रह जाती है, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर इसी टॉपिक में से कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है और आपको मेरी कोई बात रिकॉल हो जाती है, तो वो एमसीक्यूज़ या कोई भी टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो, तो वही मेरा रिवार्ड होगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।